यह है हमारा आईसीएसई क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 5th। चैप्टर 4 क्या था? डीपीएसपी, उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। 5th चैप्टर कौन सा है? इलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्शन है क्या। इलेक्शन सभी को पता है, चुनाव होता है। ठीक है, इलेक्शन जिसमें पब्लिक क्या करती है? वोट करती है, जिसकी वो गवर्नमेंट को, मतलब जो भी लोग जिस गवर्नमेंट को पसंद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरह उन्हें देखना चाहते हैं, तो उन्हें वो वोट करते हैं। ठीक है, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, वही गवर्नमेंट बनते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब हम देखते हैं इसमें चैप्टर में क्या है, इलेक्शन के टाइप्स क्या हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं। ठीक है, और कब कब इलेक्शन कराए जाते हैं। अब इलेक्शन का भी टाइम पीरियड है, कुछ 5 years में कराए जाते हैं, कुछ 6 years में कराए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। इलेक्शन इज द मेन व्हीकल थ्रू विच मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मूव। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है मीन्स ये पब्लिक है, ये सोसाइटी है, इसके पास पूरा अधिकार है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, फ्री है। ठीक है, क्या है कि जो इलेक्शन है ये मेन व्हीकल है जिससे डेमोक्रेसी मूव कर रही है। डेमोक्रेसी ही है, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था? किंग है। ठीक है, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन आती थी, उनकी जो उनके सन होते थे, देन उनके सन वही किंग बनते थे और किसी को मौका ही नहीं मिलता था, और पब्लिक कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर वो किंग अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छे तब भी उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, पब्लिक जिन्हें ज़्यादा पसंद करेगी उन्हीं को वोट देगी और उन्हीं को चूज करेगी। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट? लोगों की गवर्नमेंट है। भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट जो बन रही है वो किसके लिए बन रही है? लोगों के लिए बन रही है। किसकी है? लोगों की ही गवर्नमेंट है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई जा रही है? लोगों के द्वारा ही बनाई जा रही है। समझ में आया? क्या है? ऑफ द पीपल मीन्स लोगों की गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल लोगों के लिए है, और बाय द पीपल मीन्स लोगों द्वारा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इलेक्शन हो गया। अब देखते हैं कि उनके काइंड्स क्या हैं, इलेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के 2 मेन काइंड्स हैं। ठीक है, और जो 3 हैं वो सब काइंड्स हैं। जो मेन काइंड्स है वो कौन कौन से हैं? पहला है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन किस में होता है? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मीन्स जैसे ग्राम पंचायत है। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? वो इलेक्शन जिसे पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है, डायरेक्ट इलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे सीएम बनाना है, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो पब्लिक क्या कर रही है? डायरेक्ट जा करके वोट कर रही है। अगर हमें पर्टिकुलरली मान लीजिए कई गवर्नमेंट ए बी सी और डी, कई लोग क्या हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं, हमें चूज करना है। पब्लिक को अगर बी चाहिए, बी को बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो डायरेक्ट वोट बी में ही करेंगे। जो बी का सिंबल होगा वो रहेगा, और बी को ही डायरेक्ट क्या करेंगे? वोट करेंगे, जिससे ये गवर्नमेंट बन जाएगी, मीन्स ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट कर रही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है?
पब्लिक इलेक्ट किन्हें करती है? जो MPs हैं, MLAs हैं, ठीक है, इन्हें। और अब प्रेसिडेंट को क्या कभी किसी ने प्रेसिडेंट को वोट दिया है? नहीं। प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें पब्लिक वोट नहीं करती है, ठीक है। पब्लिक वोट किन्हें करती है? जो इनके पहले का, मतलब ये जो बीच का मीडियम होगा। देखिए, पब्लिक वोट किन्हें करेगी? पब्लिक वोट किन्हें करेगी? बनाएगी MPs, MLAs, ठीक है, ये सब बनेंगे, मेंबर्स रहेंगे। अब ये लोग फिर क्या किन्हें इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कि पब्लिक और ये जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक मीडियम है, ठीक है। पब्लिक डायरेक्ट वोट इन्हें नहीं कर सकती है, पहले एक स्टेप, देन फिर ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जिसे पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ? ये तो मेन काइंड्स हैं। कुछ और हैं, जैसे कौन कौन से हैं? जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या है? जनरल इलेक्शन कौन कौन से किसमें होता है? लोकसभा, विधानसभा। अब इसमें क्या है? एक टाइम फिक्स है, हर 5 साल में इलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये एक जनरल इलेक्शन हो गया। बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन कब होता है? जब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई CM बना हुआ है, ठीक है, कोई CM है। इन केस अगर उनकी डेथ हो गई है, ऑफिस के टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, रिज़ाइन कर दिए, जो CM है, या तो उनकी ऑफिस, मतलब जब वो 5 साल के लिए होता है, CM है तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे अगर बीच में उनकी डेथ हो जाती है, तब फिर से जो इलेक्शन होते हैं उन्हें बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और बाय इलेक्शन कब होता है? जब कोई गवर्नमेंट है वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, मीन्स रिज़ाइन कर दे, वो खुद से छोड़ कर चला जाए कि अब हमें CM की पोस्ट पर नहीं रहना है, ठीक है, तब फिर से इलेक्शन होगा, उसी को कहते हैं बाय इलेक्शन। समझ में आया? लास्ट कौन सा है? मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन है, ठीक है, CM बने, CM 5 साल टाइम पीरियड है, लेकिन पब्लिक का इतना ज़्यादा विरोध होने लगा, ठीक है, सब इतने ज़्यादा अगेंस्ट में आ गए कि नहीं, हमें ये गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं, तब फिर से इलेक्शन होगा, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है वो गवर्नमेंट, तो सब उनके अगेंस्ट में जाएंगे, मतलब जो अगेंस्ट में, सब अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं, तब फिर वो मतलब उस पोस्ट के लिए वापस से, उस चीफ मिनिस्टर के लिए वापस से इलेक्शन किए जाएंगे, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन से हैं? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और ये 2 मेन काइंड्स हैं, और हैं जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जहाँ जहाँ पर होने हैं उसको एक एरिया में डिवाइड कर दिया गया है, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। जैसे ये एरिया है, ठीक है, अब इसमें कुछ इलेक्टोरल एरियाज डिवाइड कर दिए, जैसे एक तो इलेक्शन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, इस एरिया पे होगा, इस एरिया पे होगा, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? 5 और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मेक्स पार्लियामेंट्री
कॉन्स्टिट्यूएंसी, 5 या 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मीन्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबलीज हैं, ठीक है, उन्हें मिलाकर, उन असेंबली को मिला करके क्या बनती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मीन्स पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बनती है। समझ में आ रहा है? एक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है कि कुछ इलेक्टोरल एरियाज को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया है। मतलब वो इलेक्टोरल एरियाज में सिर्फ जो कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे, ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, ठीक है। उस जगह पर, उस इलेक्टोरल एरियाज में जो कैंडिडेट हैं उसमें कोई भी जनरल, मतलब जनरल जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। कौन सिर्फ रहेंगे, SC एंड ST के। समझ में आया? जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो इलेक्टोरल एरियाज SC और ST के लिए फिक्स्ड की गई हैं उन्हीं को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट है 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ऑल ओवर, मतलब इन होल कंट्री। ये जो हमारी कंट्री है इसमें टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। मीन्स 545 इलेक्टोरल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वो इलेक्शंस, मतलब वहाँ पर सब जगह 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत ढेर सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें पब्लिक क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है। समझ में आया कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन कैसे कराना है, कहाँ कहाँ पर कराना है, कितने टाइम पीरियड पर कराना है, ठीक है, और कब कराना है, ये सब चीज़ें किसका मतलब ये सब किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन होने से पहले, मीन्स इलेक्शन के स्टार्टिंग से उसमें इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, ये सब चीज़ों से लेकर के एंड तक किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन होल्ड कराने में। इलेक्शन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर आर्टिकल 324(1). स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 324(1) में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324(1) में इलेक्शन कमीशन मीन्स इलेक्शन के बारे में उसमें लिखा गया है, ठीक है। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसकी रचना कैसे है की गई है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में एक जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो एज अ प्रेसिडेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और भी कुछ कमिश्नर होते हैं जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव, ठीक है। कौन है? राजीव कुमार। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और कुछ और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए कई ढेर सारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसमें सबकी जो थिंकिंग है या जो सबके थॉट्स हैं वो अलग अलग हैं। मान लीजिए किसी चीज़ पर डिस्कस करना है, सबके अलग अलग हैं,
तो उस पर क्या होगा, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर कई हैं, उसमें जिस भी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए कई इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। अब कोई ये कहना चाहता है कि इलेक्शन कब कराएंगे, मान लीजिए इलेक्शन कराना वो कह रहे हैं कि हम 10 मई को कराएंगे, ए कह रहा है, बी भी कह रहा है कि हम 10 मई को कराएंगे, और ई भी यही कह रहा है कि हम 10 मई को कराएंगे। लेकिन सी क्या कह रहा है, नहीं हम 15 मई को कराएंगे। डी कह रहा है कि हम 20 जून को कराएंगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग हो गया। इसमें ये देखेंगे कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है। ये एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेट पर ही डिस्कशन होता है। इलेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन कमीशन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, मेजॉरिटी किसकी है 10 मई के लिए, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है इलेक्शन कमीशन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो एक प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो एज अ चेयरमैन, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स और कंडीशंस क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1994 डिटरमाइन द टेन्योर। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर होता है टाइम पीरियड। मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक्ट है 1994, उसमें ये बताया गया है किसके बारे में, टेन्योर के बारे में। क्या है, टाइम पीरियड के बारे में। इलेक्शन कमीशन के टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, कोई इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसे चूज किया गया है। अब वो 6 साल तक, ठीक, 6 साल तक उनका टाइम पीरियड है, उनका टेन्योर है कि वो 6 साल तक ऑफिस को, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऑफिस को संभालेंगे, ठीक है। और कब तक, मान लीजिए कोई 61 ईयर्स में, जब उसकी एज, मान लीजिए कोई है उनकी एज 61 ईयर है, 61 ईयर में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और टेन्योर कितना है, मतलब टाइम पीरियड 6 साल रहना चाहिए। अगर हम 6 ऐड करेंगे तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 67 एज हो गई। लेकिन नहीं, 65 ईयर्स तक ही वो सिर्फ ऑफिस को संभाल सकते हैं, 65 ईयर्स के बाद ऑफिस को संभाल नहीं सकते हैं। मतलब इन्हें 2 साल पहले ही, मतलब 4 साल में ही इनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इनको ऑफिस से हटा दिया जाएगा। समझ में आया। टाइम पीरियड कितना है, मीन्स टेन्योर कितना है, 6 साल का, 6 साल का है। लेकिन 65 एज जो है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है उसकी एज 65, ऑफिस खत्म होते होते तक 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 65 ईयर्स के पहले उन्हें हटा दिया जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सैलरी एंड फैसिलिटीज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। जो इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होती है और जो उन्हें फैसिलिटीज दी जाती है वो कितनी दी जाती है, जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है या जो भी फैसिलिटीज उन्हें मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज और सैलरी किन्हें मिलती है, इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। समझ में आया। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज और इलेक्शन, मतलब उन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब, मतलब उसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को भी पेंशन मिलनी चाहिए, मीन्स मिलती है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, नोट कर लीजिए। हम इलेक्शन कमीशन के कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पहला है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस क्या है? इसमें यह है कि इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, उन्हें मतलब ऐसे नहीं कि जब मन चाहा तब हटा दिए, ऐसा नहीं है, एक लाइक मैनर में, ठीक है, जब तक उनका टाइम पीरियड नहीं पूरा हो जाता तब तक उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता है, ठीक है। और ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, जो और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें सिर्फ कौन हटा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही उन्हें चूज कर सकते हैं और उनके बिना मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी के बिना उन इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी हटा नहीं सकता है, उन्हें उस पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कंडीशन ऑफ सर्विस। इसमें यह है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट से लेकर के मीन्स जब से उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से लास्ट तक जो भी डिसएडवांटेज हैं वो वेरी नहीं करता। मतलब जो भी उनके डिसएडवांटेज है मीन्स जो भी उनसे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ओवर द स्टाफ। फुल कंट्रोल ओवर द स्टाफ मतलब जो भी इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन हो रहा है तो ड्यूटी किसकी है? प्रेसिडेंट की, इंडिया के प्रेसिडेंट है उनकी, और जो स्टेट के गवर्नर है उनकी ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए, जो इलेक्शन कमिश्नर को हेल्प कर सकते हैं उसके लिए स्टाफ कौन बनाएगा? जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो, और स्टेट के गवर्नमेंट, स्टेट के गवर्नर, ठीक है, वो स्टाफ को बनाएंगे। और पूरा कंट्रोल किसका होगा स्टाफ पर? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका पूरा कंट्रोल होगा ये स्टाफ पर, जो स्टाफ जब इलेक्शन होल्ड हो रहा है उस टाइम पर जो वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस। इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है और फंक्शन क्या है? पहला तो है इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या है? इलेक्शन होने से कुछ टाइम पहले एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें लोगों का नाम, उनके हस्बैंड या फिर उनके फादर का नाम, एज, जेंडर और उनका एड्रेस, ये सब चीज़ें उस पर लिखी होती है, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मीन्स जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर उस लिस्ट को देते हैं। जो वहीं के लोग हैं, मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पर इलेक्शन होल्ड हो रहा है, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब का नाम, ठीक है, एज कितनी है, जेंडर क्या है, और हस्बैंड या फिर फादर का नाम और एड्रेस, इतनी चीज़ें उस पर लिखी होती है। जो 18+ होते हैं वो सब इलेक्शन दे रहे हैं, उन्हीं का नाम इलेक्टोरल रोल्स में आता है, उस लिस्ट में आता है। और ये कब देते हैं इस लिस्ट को? इलेक्शन होने से कुछ टाइम पहले, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन बाद इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन के 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले उस लिस्ट को देते हैं, जिससे उस लिस्ट को मीन्स जो पर्ची देते हैं सबको, उस चिट को ले जा करके दिखाना पड़ता है जब हम वोट देते हैं, ठीक है। इससे ये होता है, अब इससे ये होता है कि बाहर के जो लोग हैं, अब इस एरिया में इलेक्शन हो रहा है, हमें इस एरिया के लिए उन्हें इलेक्ट करना है, तो वोट कौन देंगे? जो यहाँ की पब्लिक होगी वही वोट देंगे, ठीक है। इस वजह से ये सब चीज़ें करते हैं कि जिससे बाहर के लोग या फिर इस एरिया के बाहर के लोग ना करके यहाँ पर वोट दें। क्योंकि यहाँ पर अब मान लीजिए यूपी की हमें गवर्नमेंट बनाना है, यूपी के सीएम बनाना है,
तो पब्लिक कहाँ की है, यूपी की है, तो वोट भी कौन देंगे, यूपी के ही लोग देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो महाराष्ट्र के या एमपी के, बिहार के, ये सब भी लोग आकर के यूपी में वोट दें। ठीक है, ये किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्टोरल रोल्स को देने में। और ये हर इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसको हर बार वही रहेगा, हर बार ये चेंज होता है। ठीक है, हर बार ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं जब भी इलेक्शन होता है तब, और इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही इसको देते हैं, इस लिस्ट को। नेक्स्ट है डेलिमिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। डेलिमिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स एक सीमांकन होता है, एक सीमा होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने लोग को वोट करना है, तो उस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ होती है या जो भी देखना रहता है, स्टाफ कितने लगेंगे, ये सब का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कराना, ये भी किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कराना, कब कराना है, ठीक है, और कौन कौन कैंडिडेट इस पर आएंगे, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भी कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, ये सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 56 स्टेट पार्टीज हैं, जो हर स्टेट में कई तरह की पार्टीज हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भी सबका इलेक्शन करा रही है, तो उस पर भी किसका रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। समझ आया, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी कैंडिडेट हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ना चाहते, वो अपनी खुद की पार्टी बनाए हैं। ठीक है, तो मतलब वो फ्री हैं कि वो कोई भी सिंबल को चूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे सिंबल वो अपने पार्टी में ले सकते हैं जो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो। ठीक है, एक तो वो खुद से, मतलब एक वो भी इलेक्शन कमीशन फ्री कर देते हैं कैंडिडेट को कि वो अपने सिंबल को खुद से चूज करें कि वो अपनी पार्टी के लिए किस तरह का सिंबल लेना चाहते हैं। मीन्स जो उनकी नई पार्टिकल, जो खुद की पार्टी उन्होंने बनाई है। अभी मान लीजिए कोई सिंबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इधर उधर हो गया, तो फिर क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, एक लिस्ट दे देगी जिसमें से सिर्फ वो फिक्स कर देगी कि तुम्हें सिर्फ इस लिस्ट से ही अपने सिंबल को चूज करना है। ठीक है, सिंबल को चूज करने, मतलब सिंबल होने से क्या होता है कि मान लीजिए जो लोग इलिटरेट है, वो नाम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें वो सिंबल को देखकर ये समझ सकते हैं कि इस सिंबल में कौन पर्सन है, मीन्स कौन कैंडिडेट है। ठीक है, और सिंबल से ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में, मीटिंग्स में, ये सब चीज़ों में भी बहुत ठीक रहता है। समझ में आया। नेक्स्ट है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। मतलब इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये देखना कि कहीं पर पब्लिक से जबरदस्ती वोट ना लिया जाए। ठीक है, किसी रिलीजियस के नाम पर या किसी को जबरदस्ती पैसे दे करके, ये सब। और मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आसान नहीं है वहाँ पर वोट देना, काफ़ी ज़बरदस्ती यहाँ पर धमकी दी जाती है, ज़बरदस्ती वोट कराए जाते हैं। तो ये सब ऐसा ना हो, इसका काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। ये सब चीज़ें कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस।
इलेक्शन कराने का प्रोसीजर क्या है और कैसे कराना है, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। पहला है नोटिफिकेशन ऑफ डेट्स। नोटिफिकेशन ऑफ डेट्स मीन्स इलेक्शन कराने की नोटिफिकेशन कौन देते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो, और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देते हैं। कब नोटिफिकेशन देते हैं इलेक्शन की? जब उसका टाइम पीरियड, मान लीजिए कोई इलेक्टेड पर्सन है, उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। मान लीजिए गुजरात के सीएम हैं, ठीक है, अब 5 इयर्स का है, अब वो कंप्लीट होने वाला है 5 इयर्स, फिर से इलेक्शन होना है। तो कंप्लीट होने से कुछ टाइम पहले ही क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर नोटिफिकेशन देते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो डेट को फिक्स करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मीन्स नामांकन करना कैंडिडेट का, कि कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इलेक्शन में। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी भी ली जाती है। लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था 2014 में, तो कितनी सिक्योरिटी ली गई थी? 25,000। हर एक कैंडिडेट से 25,000 सिक्योरिटी ली गई थी। सिक्योरिटी मीन्स पैसे लिए गए थे किसमें? लोकसभा में। और स्टेट असेंबली में लिए गए थे कितने? 10,000, ठीक है। और मान लीजिए 25,000 लोकसभा के लिए है, उसमें जो शेड्यूल कास्ट के होंगे या जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे उन्हें हाफ अमाउंट ही देना पड़ता है। अभी ये 10,000 है, तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के होंगे तो उन्हें सिक्योरिटी कितनी जमा करनी पड़ेगी? 5,000, ठीक है। और है लेस देन 1/6 सिक्योरिटी फॉरफिटेड। मान लीजिए जिस कैंडिडेट को टोटल वोट में से 1/6 वोट भी नहीं मिली है उन्हें, तो उनकी सिक्योरिटी मीन्स जितना उन्होंने पैसा दिया है फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर, आरओ। आरओ क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर। स्क्रूटिनी मतलब नॉमिनेशन पेपर। अब कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मतलब उन्हें इलेक्शन लड़ना है, तब क्या करेंगे? सब कैंडिडेट को एक फॉर्म देंगे जिसमें सारी एलिजिबिलिटी, मतलब एक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं हर एक कैंडिडेट की उतनी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्म देंगे जिसमें उन्हें सारी इंफॉर्मेशन को देना है। और उसमें ये भी देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट का कोई कोर्ट में कोई केस ना हो, ठीक है। और उनकी जो एजुकेशन की है वो भी, मतलब एजुकेशन जो है उन्हें जितनी होनी चाहिए वो होना चाहिए। और ये सब चीज़ें उसमें कौन देखते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट और रिटर्निंग ऑफिसर ही कौन वो पब्लिकेश करते हैं किनका? कैंडिडेट का। मीन्स रिटर्निंग ऑफिसर नाम देते हैं कि ये कैंडिडेट हैं जो इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, ठीक है। समझ आया इतना? नॉमिनेशन पेपर को फिल कराना और कैंडिडेट का नाम देना, जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट की, उसका काम ये किसका काम है? रिटर्निंग ऑफिसर का, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर का। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। 8th पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन। कुछ कोड हैं, जैसे
कोई भी गवर्नमेंट या जो भी है वो जब इलेक्शन के स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जो नोटिफिकेशन आ गई है इलेक्शन होल्ड कराने की, तब से लेकर के जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी ये पब्लिक से प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। ठीक है। और है जैसे रिलीजियस के नाम पर किसी से वोट नहीं लेना है, और जो वर्शिप प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे जो मंदिर है, मस्जिद है, इस जगहों पर इलेक्शन होल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है पोल अरेंजमेंट एंड द ऑफिसर ऑन ड्यूटी। पोल अरेंजमेंट होता है, पोल अरेंजमेंट मतलब जैसे एक एरिया है, हर एरिया में एक, जैसे ये एरिया है, अभी इस एरिया में कुछ जगह फिक्स्ड होंगी कि इस जगह पर ये लोग वोट डालेंगे, इस जगह पर ये लोग वोट डालेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स्ड की जाती है। फिर इलेक्शन होने से मतलब वोट डालने से पहले, मतलब जैसे वो कल वोट डालना है तो एक दिन पहले से क्या करेंगे, वहाँ पर बहुत से ऑफिसर को लगाए जाएंगे जिससे वो सारी लिस्ट को चेक कर सकें, सारी लिस्ट, सारे नाम कि ये है कि नहीं, कैंडिडेट जो है वो सही है, और बैलेट पेपर्स जो भी हैं वो ठीक है या नहीं, इंक जो यूज़ हो रही है वो ठीक है या नहीं, ये सब किसका काम होता है, ऑफिसर का। ठीक है। नेक्स्ट है, और इलेक्शन होने से पहले मीन्स वोट पड़ने से 48 आवर्स पहले ही वो जो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं उसको बंद करा दिया जाता है। ठीक है। और ये सब कौन देखते हैं, जो ऑफिसर, 3-4 ऑफिसर हर एक पोल में 5-6 लोगों का ग्रुप बना करके वहाँ पर रखा जाता है जिससे वो सारी चीज़ों को देख सके। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट को बंद कराना। ठीक है, 5 बजे तक, मतलब 5 बजे उस वोट डालने को रोक दिया जाता है। ठीक है, 5 बजे तक जितने लोग वोट डाल दिए हैं वो ठीक है, जो नहीं डाल पाए वो 5 बजे के बाद नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद वोट पड़ने के बाद 2 दिन या 1-2 दिन बाद ही उसकी काउंटिंग होती है, और फिर जो फाइनल कैंडिडेट होते हैं उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। फिर है फ्रेश पोल। फ्रेश पोल क्या है, मान लीजिए इलेक्शन होल्ड हुआ, वोट पड़ गई, फिर उसमें कुछ या तो फिर मीन्स जो मशीनें यूज़ होती हैं वोट डालने के लिए, या बैलेट पेपर में कोई दिक्कत हो गई है जिससे सब इधर उधर हो गया है, कोई इसमें उस पर कोई चोरी हो गई है या फिर इधर उधर हो गया है, तब क्या करते हैं, फ्रेश पोल मीन्स वापस से फिर से उस जगह पर इलेक्शन होल्ड करते हैं। ठीक है, और उसकी एक डेट फिक्स कर, मतलब एक डेट अनाउंस कर देते हैं कि इस दिन इस जगह पर वापस से वोट पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हुआ था पटना में, बिहार। ठीक है, पार्लियामेंट्री असेंबली जो हुई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुआ था उसमें ऐसा हुआ था कब, 1998 में। ठीक है, वापस से इलेक्शन कराए गए थे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन कब, 1998 में फ्रेश पोल कराया गया था। कहाँ पर, पटना में। समझ आया, ये क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन। यहाँ से चैप्टर 5 इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहला है रूरल और नेक्स्ट 7th चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।